यहाँ पर हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट जो वो सीखेंगे और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी है कि भाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, ड्रोन सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट, क्यूब सैटेलाइट, स्मॉल सैट, ये सब क्या होते हैं, कैसे ये फंक्शन करते हैं और कैसे इनके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। बिकॉज ये जब तक क्लियरिफाई ना हो तब तक आगे के जो कंपोनेंट है वो आपके थोड़े से क्लियर नहीं होंगे। तो चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं हम लोग। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट से। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को जो सैटेलाइट देखनी है वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट काम कैसे करती है? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन में हम लोग ऑब्वियसली एक रीजन से दूसरे रीजन तक हम लोग जो है वो ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से ऊपर के तरफ में हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन के अपने रेडियो वेव्स भेजते हैं और रेडियो वेव्स जो है वो आगे आपके वापस से आगे जो वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। लेकिन ये ट्रांसमिशन जो है वो अब दो टाइप का हो सकता है। ये ट्रांसमिशन जो है वो आपका दो टाइप का हो सकता है। एक होता है एक्टिव और दूसरा जो होता है वो है पैसिव। तो आपने रिले के बारे में सुना है क्या? रिले का मीनिंग सबको यहाँ पे पता है या बताऊं एक रिले का मीनिंग? रिले क्या होता है? यस, शुड आई टेल व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिले? तो आपने रिले रेस सुनी होगी। देखो, 50 किलोमीटर की रेस जो है सपोज आपको भागनी है, या सपोज ऐसा 50 किलोमीटर तो चलो भाग भी लेगा कोई, 200 किलोमीटर की रेस आपको भागनी है। 200 किलोमीटर की रेस जो है वो क्या एक इकलौता आदमी ये सब एकदम बिना रुके खत्म कर सकता है? यस, आंसर इज नो। बराबर है। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों ने बचपन में गाने भी वाने भी सुने होंगे जिसमें क्या होता है कि एक बंदा जो है यहाँ से मशाल लेते हुए भागता है और भागते भागते ये जाता है और उसके बाद में यहाँ पर रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा एक बंदा होता है जो कि क्या करता है, उस मशाल को लेके आगे और जो है वो कैरी करता है और यहाँ से वापस से तीसरा बंदा जो भागते भागते जाएगा। ऐसे ही चौथा बंदा, ऐसे ही पांचवा बंदा, ऐसे ही आपका छठवां बंदा और आपका सातवां बंदा और फाइनली आपको जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वहां पे आप लोग पहुंच पाते हो। तो जब आप एक चीज दूसरे को ट्रांसफर करते हो या दूसरा चीज जब उसको आगे कैरी करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिले। एवरीबडी नाउ क्लियर विद व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिले? बिकॉज दिस रिलेइंग विल बी यूजफुल फॉर यू नाउ। सबको रिले क्लियर हुआ है? तो ऐसे ही जब आपके सैटेलाइट के कंटेक्स्ट में होता है तो सैटेलाइट के कंटेक्स्ट में भी आपका रिलेइंग ऑफ डेटा जो वो होता है कि आपकी एक सैटेलाइट जो है वो दूसरे सैटेलाइट को, दूसरे सैटेलाइट आपकी अगली सैटेलाइट को, अगली सैटेलाइट आपकी अगली सैटेलाइट को, ऐसे डेटा जो है वो रिले कर सकती है। तो उसको हम लोग रिलेइंग ऑफ डेटा जो वो कहते हैं। तब कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है, ओके, तो उसमें बेसिकली आप लोग ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से यहाँ पे भेजते हो। अब आप बोलोगे सर अगर यहाँ से यहाँ भेज रहे हो तो यहाँ से सीधा ऐसे क्यों नहीं भेज देते हो, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें मल्टीपल आपके बैरियर्स आएंगे। बराबर है, आपके बिल्डिंग्स होंगे और कुछ होगा और फिर आप लोग जो वो देख भी नहीं पाओगे, तो ये सब आपके प्रॉब्लम आएंगे। तो इसलिए आपको क्या करते हो कि आप यहाँ से यहाँ भेजते हो और यहाँ से यहाँ जब भेजते हो तो आपका कम्युनिकेशन जो प्रॉपरली जाता है। तो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट में आपको क्या क्या मिलेगा? कम्युनिकेशन में आपका रिसीवर होगा, रिसीव करेगा एंटीना, और उसके बाद में ट्रांसमीटर होगा जो कि ट्रांसमिट करेगा। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एक्टिव और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पैसिव। पैसिव कौन होता है? पैसिव जिसको कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है। जब आप ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से कोई कम्युनिकेशन आप लोग यहाँ पे भेजते हो और वो अगर पैसिवली सिर्फ विदाउट कुछ उसमें इनपुट आउटपुट किए या और कुछ चेंजेस किए जब आपका वापस से ग्राउंड बेस्ड स्टेशन को वापस से जब ट्रांसफर करता है तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पैसिव सैटेलाइट। सबको क्लियर व्हाट इज पैसिव सैटेलाइट? पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ओके, ठीक है। ना व्हाट इज एक्टिव सैटेलाइट? तो एक्टिव सैटेलाइट में हम लोग जो है वो ये वाली चीज देखेंगे कि आपका सैटेलाइट बेसिकली यहां से जब आपका कम्युनिकेशन भेजता है तो ये इस कम्युनिकेशन को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद में ये वाला सैटेलाइट जो है उसमें से अगर कोई एरर्स हुए हैं अभी तक, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका कोई डेटा वगैरह गायब हो गया होगा, तो आजकल एरर चेक के मेथड्स वगैरह होता है, तो एरर का करेक्शन करेगा। और एरर का करेक्शन करने के बाद में आप लोगों का जो सिग्नल आया है उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करना मतलब क्या कि उसका थोड़ा सा वेवलेंथ का जो साइज है उसको बढ़ाना, और उसको वेवलेंथ मतलब उसका क्रेस्ट का साइज है उसको बढ़ाना, और ऐसे एम्पलीफाई करके नीचे के सैटेलाइट पर भेजेगा ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही वो करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले। सबको क्लियर हुआ व्हाट इज एक्टिव सैटेलाइट?
लेकिन एक्टिव सैटेलाइट का ये जो इंस्ट्रूमेंट जो ये वाला काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपॉन्डर। Everybody clear? What is transponder now? So in active satellite you will have transponder and transponder will do error correction as well as amplification और उसके बाद में ये आपके ग्राउंड स्टेशन पे भेजेगा। आप लोगों ने अगर फ्रेंड्स का वो वाला एपिसोड देखा होगा जिसमें पूछा जाता है कि चैंडलर जो है वो कौन सा काम आपका करता है, तो उस समय में रेचल क्या चिल्लाती है? ही इज अ यस, ही इज अ ट्रांसपॉन्स्टर। ठीक है, तो ही इज अ ट्रांसपॉन्स्टर, तो ऐसा वो बोलती है, तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हो। एनीवेज आपका ये वाली जो चीज है वो है यहाँ पे। आई होप सबको ये वाली चीज जो समझ में आ गई कि एक्टिव और पैसिव सैटेलाइट क्या होती है। एक्टिव में ट्रांसपॉन्डर आपका यूज होगा, पैसिव में आपका नहीं होगा। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब कौन कौन है? आपका रेडियो है, टेलीविजन है, टेलीफोन ट्रांसमिशन है, ये सब आपके जो है वो कहीं पर भी आप लोग भेज सकते हो। The purpose of communication satellite is to relay the signal around the curve of the earth. I hope relay का meaning सबको पता है। Earth allowing the communication between the widely separated point and communication satellite जो है वो use microwave and radio wave for transmission. तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो उनकी स्पेक्ट्रम्स है, तो हम लोगों ने सबसे पहले सुना है कि भाई रेडियो वेव सबसे बड़े आपके वेवलेंथ में जो है वो आपके रेडियो वेव्स होते हैं सबसे बड़े, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो आई होप सबको ये वाली चीज से पता है ओके कि अगर तुम्हारी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी कम हो जाने वाली है। यस, तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी और अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो तुम्हारी एनर्जी भी ज्यादा होगी। सबको ये वाली चीजें पता है बेसिक्स? यस, आई एम होपिंग कि एक वेव जो है वो सबको पता है कि आपकी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, इसको हम ट्रफ बोलते हैं, इसको हम लोग पूरा का पूरा एक क्रेस्ट और ट्रफ को मिला के हम लोग जो बनाते हैं उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, उसको हम लोग लैम्बडा बोलते हैं। ओके, अगर तुम्हारी वेवलेंथ ज्यादा है तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसी में आप लोग देख लो, इसकी वेवलेंथ सपोज 10 है, अगर मैं 5 की वेवलेंथ वाला बनाऊं तो उसमें मुझे क्या दिखेगा? आपका बेसिकली इसमें 5 की वेवलेंथ में मेरा बेसिकली ये पूरा फिट हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2। तो वेवलेंथ ज्यादा तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी कम होगी, तो हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन देखते हैं। लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होती है उस उसका बेसिकली एनर्जी जो है वो ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देखें तो सबसे पहले आपके रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स के बाद में माइक्रोवेव्स हैं, माइक्रोवेव्स के बाद में आपकी मिलीमीटर वेव्स बोल सकते हैं, और उसके बाद में आपके इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड के बाद में आपका विजिबल लाइट जो वो आता है, तो विबग्योर जो आप लोग देखते हो वो, तो उसके बाद में आपके अल्ट्रावायलेट होते हैं, अल्ट्रावायलेट के आगे आप लोगों के एक्सरेज है, एक्सरेज के आगे आपके गैमा रेज है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी है। लेकिन कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए जो हम लोग बैंड जो यूज करते हैं वो सिर्फ आपका इतना ही, मेजरली हम लोग जो है वो रेडियो वेव्स में बात करते हैं, या फिर हम लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोवेव्स में हम लोग जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो इंफ्रारेड के इंस्ट्रूमेंट तो आपके घर पे रिमोट विमोट में आप लोग यूज भी करते हो। तो रेडियो वेव्स आई होप सबको समझ में आया है। अब ये रेडियो वेव्स में भी ऐसा नहीं कि सबका एकदम सबकी फ्रीक्वेंसी और सबका वेवलेंथ जो ज्यादा है, इवन इसमें भी आपका जो पूरा पूरा एक अलग ही बैंडविड्थ होता है। तो बैंडविड्थ कैसे डिफाइन करते हैं तो वो मैं आपको भी दिखाता हूं। तो ये अब रेडियो वेव का ही, ठीक है, हम लोग रेडियो एज वेल एज माइक्रोवेव जो है तो उनका क्या बोलते हैं ना, सब क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप लोगों का अगर यही जो चीज है, तो ये देखो 0.003 मेगा हर्ट से अगर हम लोग गिने तो उसको हम वेरी लो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी। फिर लो फ्रीक्वेंसी है, फिर मीडियम फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी एंड एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसे आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मिलेंगे। तो मेजरली ऐसे मैरीटाइम नेविगेशन के लिए हम लोग वीएलएफ वगैरह यूज करते हैं, दैट इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी। नेविगेशन एड वगैरह के लिए आपका एलएफ यूज होता है। एफएम एएम के लिए हम लोग जो है वो अगेन आपका एमएफ और एचएफ मतलब मीडियम फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। टेलीविजन के लिए जो हम लोग यूएचएफ टीवी सेट वगैरह जो है आपके, तो उन सब में हम लोग जो है वो आपकी वीएचएफ और यूएचएफ यूज करते हैं। लेकिन सैटेलाइट के लिए हम लोग जो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट के साथ में जो कम्युनिकेशन करना है अपने को, तो उसके लिए हम लोग जो है वो एसएचएफ यूज करते हैं। मतलब क्या? सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, जो कि आपकी 3000 मेगाहर्ट्ज से लेके 30,000 मेगाहर्ट्ज तक आती है। ओके, और ये 3 आपका, तो उसको हम लोग
3000 मेगाहर्ट्ज है तो हम लोग उसको गीगाहर्ट्ज बोल सकते हैं 3, बिकॉज 1000 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 1 गीगाहर्ट्ज। तो 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज तक का जो आपका बैंड है उसको हम लोग एसएचएफ बोलते हैं। और मेजरली सैटेलाइट के साथ में जब कम्युनिकेट करना है तुमको, तो आप लोग एसएचएफ की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें आप लोग कम्युनिकेशन करते हो। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ट्रांसपॉन्डर्स बताए थे। ये ट्रांसपॉन्डर्स क्या करते हैं, रिसीव करके सिग्नल को एरर करेक्शन करके उसको एम्पलीफाई करके आगे भेजता है। लेकिन ये ट्रांसपॉन्डर भी आपके अलग अलग बैंड में काम करते हैं। ठीक है, बैंड में अलग अलग काम करते हैं मतलब क्या, एक्चुअली आप लोग जब सैटेलाइट लॉन्च होती है तो अगली बार ध्यान दीजिएगा, उसमें आप लोग सुनोगे कि हम लोगों ने सी बैंड का जो है वो ट्रांसपॉन्डर इस सैटेलाइट में भेजा है, हम लोगों ने के यू बैंड का या फिर हम लोगों ने के ए बैंड का जो ट्रांसपॉन्डर है वो हम लोगों ने इस सैटेलाइट के साथ में भेजा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये ट्रांसपॉन्डर कौन से गीगाहर्ट्ज के रेंज में काम करता है। के रेंज मतलब आपकी 18 से अगर 26 गीगाहर्ट्ज की रेंज में अगर ये वाला ट्रांसपॉन्डर काम करता है तो उसको हम लोग के बैंड ट्रांसपॉन्डर बोलेंगे। अगर के ए है, के अबव वाली जो है उसमें आपका 26 से लेके आपके 40 तक का जो जाएगा उसको हम लोग के ए बैंड बोलेंगे। के यू मतलब के अंडर वाला जो बैंड है, मतलब 12 से लेके 18 गीगाहर्ट्ज तक जो काम करेगा उसको हम लोग के यू बैंड बोलेंगे। और सी बैंड मतलब आपका 4 to 8 है, ऐसे ही एल एस और एक्स भी होते हैं। याद रखने के ये सब ऐसे बैंड के सारे फ्रीक्वेंसीज, आंसर इज नहीं, लेकिन आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है कि यस, तो सी के बाद में के यू के बाद में के, और के बाद में के ए जो है वो आपके अलग अलग बैंड के फ्रीक्वेंसीज है। सबको ये वाली चीज क्लियर हुई? और देखो एक और चीज होती है जितने आप हायर बैंड में होंगे, ठीक है, उतनी आपको बैंडविड्थ मिलती है। हायर बैंड में होना मतलब क्या, तो एक जो है वो आपका बेसिकली पाइप जो है उसका आपका बैंडविड्थ जो है वो इतना है, और दूसरा जो पाइप है उसका बैंडविड्थ जो है वो इतना है। ओके, तो ये बेसिकली बैंडविड्थ जो है वो आपका डिफाइन करता है कि इसमें से पानी कितना जाएगा। तो अगर ये आपका बैंडविड्थ, आप लोग घर पे भी जब लेते हो तो आपका बोलते हैं कि भाई तुम्हारा बैंडविड्थ कम्युनिकेशन कितना है, आप बोलते हो मेरा 10 Mbps है। फिर अगर कहीं पे जाओगे दूसरा बोलेगा नहीं मेरा कितना है, मेरा 50 Mbps है, तो ये 10 Mbps इसका इतना होगा, 50 Mbps इतना होगा। तो ये बैंडविड्थ भी आपकी बढ़ती है जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो इसलिए जब के बैंड का अगर आप लोग यूज कर रहे हो मतलब क्या है, तो इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी या कम होगी? यस, तो इसमें आपका जो डेटा की स्पीड होगी वो भी फास्ट होगी या स्लो होगी? आंसर इज फास्ट होगी, एंड इट विल आल्सो बी ग्रेटर। आई होप ये वाले बेसिक सबको क्लियर हो गए हैं एवरीवन? गुड। अब इतना समझने के बाद में हम लोग जो है वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बाकी सब चीजें देख लेते हैं कि द हायर द फ्रीक्वेंसी बैंड, ओके, आप जितने हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पर जाओगे तो माइक्रोवेव रेडियो वेव यूज होते हैं, और उसमें भी आप जितने फ्रीक्वेंसी के हायर बैंड पे जाओगे उतना आपको हायर बैंडविड्थ का एक्सेस मिलेगा, उतनी आपकी स्पीड बढ़ती है। लेकिन जितना आप हायर जाओगे ना उसका एक प्रॉब्लम आपका आने लगता है, और वो प्रॉब्लम है आपका रेन फेड का। मतलब क्या कि के बैंड जो है, ओके, तो उसका प्रॉब्लम है कि अगर कभी क्लाउड हो रहे हैं या फिर अगर आपकी बारिश वारिश हो रही है ना, तो वो जब नीचे आता है तो उस समय में इन हायर फ्रीक्वेंसीज को एक्चुअली क्लाउड्स और रेन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो सिग्नल बाय एटमॉस्फेरिक रेन, स्नो एंड आइस जो है वो आपका हो जाता है, क्लाउड नहीं रेन, ओके, तो उसको हम लोग रेन फेड बोलते हैं। सबको क्लियर? तो बैंडविड्थ आपको मिलेगी, लेकिन एक प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ेगी वो क्या है, वो है आपकी रेन फेड। सबको इतना क्लियर? ओके, अब हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बाकी डिटेल देखते हैं। पैसिव सबको पता है, बाउंसिंग सिग्नल सिर्फ इतना ही आपका जो है वो करता है। एक्टिव में कैरी द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज ट्रांसपॉन्डर, जो कि आपके रिसीव करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, रीब्रॉडकास्ट वगैरह करते हैं। इंडिया की जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं अभी रिसेंट में जो लॉन्च भी हुए हैं, उनको हम लोग बेसिकली इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट मतलब इनसैट ऐसा हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद में आपकी जीसैट सीरीज भी जो है वो आपकी है। तो जीसैट 30, जीसैट 20, ये सब आप लोग जब जब सुनो, या इनसैट 21, जो भी आप लोग सुनो, अगली बार समझ जाना कि ये जो है वो मेरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और यूजुअली हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में प्लेस करते हैं एवरीवन? हमने जस्ट लेक्चर के स्टार्ट में ही उसको देखा तो कौन से बैंड में हम लोग कौन से ऑर्बिट में रखेंगे इसको? कम ऑन गाइस, आंसर इज जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आप लोग उसको रखोगे। अब ये डिफरेंट ट्रांसपॉन्डर बैंड क्या होता है मैंने आपको बताया, सी बैंड, के यू बैंड एंड के बैंड। ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन क्लोज रेंज टारगेटिंग जो है वहां पे यूज करते हैं।
सी बैंड को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि कॉमनली यूज इन एरियाज विच आर सब्जेक्ट टू ट्रॉपिकल रेनफॉल। तो ट्रॉपिकल रेनफॉल में आपका के बैंड जो वो काम नहीं करेगा, तो वहां पे आप लोग जो है वो ट्रॉपिकल रेनफॉल के कंटेक्स्ट में, क्योंकि रेनफेड इफेक्ट होता है, तो इसलिए आपका ट्रॉपिकल रेनफॉल में हम लोग जो है वो आपका सी बैंड जो वो यूज करते हैं। के यू बैंड आपका बाकी जगह पे आप लोग यूज कर सकते हो, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विसेज में वगैरह वगैरह, बाकी टीवी वीवी सब लोग उसी के लिए यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना है कि स्पीड आपको इसमें ज्यादा मिलेगा और कम मिलेगा। ये था आप लोगों का सारा इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ओके योर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट अभी रिसेंट जो हम लोगों ने लॉन्च की है वो है GSAT-30, जो कि 17 जनवरी 2020 को हमारे इससे नहीं लॉन्च किया हमने, तो किससे यूज किया, हमने लॉन्च किया है एरियन ECA। ओके, तो यूरोपियन कमीशन का जो यूरोपियन यूनियन का जो उनका स्पेस प्रोग्राम जो है, तो उसके व्हीकल पे हम लोगों ने इसको भेजा हुआ था। ठीक है, तो ये आपकी हाइट वगैरह कितनी थी, रिप्लेसमेंट आपका देखो इनसैट सीरीज है, मतलब कम्युनिकेशन को ही आपने रिप्लेस किया होगा। GSAT-31 जो है वो आपका आप लोगों ने फरवरी 2019 में भेजा था, और लास्ट जो हमने भेजा है GSAT-7A वो इंडिया ने भेजा था GSLV MK2 को यूज करके। सबको क्लियर? ये देखो ये आ गई आपके, और थोड़े से व्हीकल जो वो क्लियर होंगे, लेकिन ये सब सीरीज जो हमने ये सब सैटेलाइट जो वो हम लोगों ने लॉन्च किए हैं। एवरीबडी अगर आपको समझ में आया है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। ओके, तो ये था आपका GSAT-31 वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लोग जो वो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सैटेलाइट जो वो देखते हैं, उसका नाम है नेविगेशन सैटेलाइट। व्हाट आर दिस नेविगेशन सैटेलाइट और इनके क्या यूसेज हैं? ओके, तो नेविगेशन सैटेलाइट बेसिकली तुमको तीन जो है वो मिनिमम तुमको एक नेविगेशन, मतलब सबको एक चीज तो पता ही होगी कि आप लोग जो जीपीएस यूज करते हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या फिर आप लोग जो गैलीलियो जो सुन रहे थे, तो ये सब जो आपके नेविगेशन सैटेलाइट के ही एग्जांपल है कि जीपीएस यूएसए का, रशिया का जो है वो उसका नाम है ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन का जो है उसका नाम है गैलीलियो, चाइना का जो नाम है बिड्यू, ओके, और उसके बाद में जापान का जो है उसका नाम है क्वासी जेनिथ, और ऐसे ही इंडिया का भी एक है जिसका नाम बेसिकली है नाविक, जिसको हम लोग इंडियन IRNSS ऐसा भी हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। एनीवेज, तो ये सब नेविगेशन सैटेलाइट्स आपके, लेकिन ये नेविगेशन सैटेलाइट काम कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो काम करने के पहले मतलब एग्जैक्टली तुम्हारी लोकेशन उनको कैसे पता चलती कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ, और ये सब कैसे काम करता है। तो जीपीएस का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जीपीएस आपका अगेन नेविगेशन का ही सिस्टम है। तो इसमें तीन जो है वो आपकी सैटेलाइट लगी हुई होती है, 1, 2 और 3। इन तीनों भी सैटेलाइट में आप लोग जो वो एटॉमिक क्लॉक यूज करते हो। एटॉमिक क्लॉक क्यों यूज करते हो? क्योंकि एकदम एटम के लेवल पे आप लोग जो वो टाइम का प्रिसीजन जो वो गिन सकते हो कि उसके वाइब्रेशन जो है, उसको एटम के वाइब्रेशन लेवल जो है उसको हम लोग यूज करके एक्चुअली टाइम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एकदम मिली सेकेंड, मिली कभी मिली सेकेंड में भी हमको जो है वो एकदम सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। एकदम जितना माइक्रो सेकेंड हो सकता है, जो सेकेंड हो सकता है, वो उसका प्रिसीजन अपने को चाहिए। तो सैटेलाइट के पास में दो चीज होती है, एक उसको उसकी खुद की लोकेशन पता होती है, और दूसरी जो है उसको उसका टाइम पता होता है। ओके, कि उसकी एटॉमिक क्लॉक जो है वो कौन सी है। वैसा ही दूसरे सैटेलाइट के पास में भी होगा, वैसा ही तीसरे सैटेलाइट के भी जो है वो पास में आपका होने वाला है। ओके, तो ऑल सैटेलाइट्स हैव क्लॉक सेट इन द सेम टाइम, ईच सैटेलाइट ट्रांसमिट द इट्स पोजीशन एंड टाइम। जब भी ये आपका इसमें जीपीएस रिसीवर होगा, जो भी आपका मोबाइल होता है, तो आपको पता होगा कि हम लोग जो है वो नाविक सिस्टम को फट से यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल ने उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए आपका नाविक रिसीवर चाहिए आपको, तभी आपका काम कर पाएगा। तो ऐसे ही जीपीएस का इसमें रिसीवर होता है, तो जीपीएस रिसीवर जो है वो इन सैटेलाइट के साथ में कम्युनिकेट करता है। तो ये सब जो है वो अपनी अपनी लोकेशन की और अपने टाइम की जो वो इंफॉर्मेशन जो इन लोग भेजते हैं, तो इन तीनों के डिफरेंसेस पे आप लोग जो वो पता कर पाते हो कि मैं कौन से लोकेशन पे अभी खड़ा हूं। आप लोग लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड सब कैलकुलेट कर पाते हो इनके बेसिस पर। तो ईच सैटेलाइट ट्रांसमिट इट्स पोजीशन, द सिग्नल्स आर डिलेड, तो जो जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा उसको समझ में आ जाएगा, और उसके हिसाब से आप लोग जो वो डिफरेंट टाइम जो वो आपका आएगा, और उसके बेसिस पे आपका जीपीएस रिसीवर जो वो कैलकुलेट करेगा और आपको एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन बताता है कि मैं कहाँ का हूँ। तो सबको ये वाली चीज क्लियर हुई कि कैसे जो है वो एक कोई भी नेविगेशन सैटेलाइट काम करती है। पूरा अपने को कोई मास्टरी नहीं करनी है, लेकिन एक बेसिक आइडिया तो भी होनी चाहिए। यस, कि तीन सैटेलाइट, उनकी लोकेशन, उनका टाइम जो है, एटॉमिक क्लॉक जो है वो आपका लगा हुआ रहता है, और उससे अपने को बेसिकली पता चलता रहता है कि कौन सी जो है वो कौन से लोकेशन पे आपकी खड़ी है।
ठीक है, अब ये समझने के बाद में नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सिस्टम ऑफ सैटेलाइट दैट प्रोवाइड्स ऑटोनोमस जियोस्पेशियल पोजीशनिंग विद द ग्लोबल कवरेज, उसको हम लोग नेविगेशन सैटेलाइट बोलते हैं। डिजाइन्ड एक्सप्रेसली टू एड द नेविगेशन ऑफ सी, एयर ट्रैफिक थ्रू रेडियो वेव्स। तो इसमें भी आप लोग रेडियो वेव्स ही यूज कर रहे हो। जो सिस्टम पूरे ग्लोब को आपको कवर करके दे दे उसको हम लोग ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं। ये वाली चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी आपको क्या पूछेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो आपको बताना होगा कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में सिर्फ अभी जीपीएस जो कि यूएसए का है, रशिया का ग्लोनास और यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, बस यही जो है वो आज आपके ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में आते हैं। जापान का ओके, और अभी रिसेंटली ही ये आपकी रिसेंट न्यूज है अगस्त 2020 की, कि बिड्यू जो है तो उसने भी अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो ना तो इंडिया ने ना ही आपके जापान ने अचीव किया है। तो देयर आर 4 सिस्टम हु कैन बी कॉल्ड एज द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और हमारे जो है अभी भी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अभी भी बोल रहे हैं। सबको ये वाली आइडिया क्लियर हुई कि जीएनएसएस और रीजनल तो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। ओके, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आपका अलग है और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आपका अलग है। तो अभी आपकी जो फंक्शनिंग में है, ओके, फंक्शनिंग में जो ग्लोबल है वो आप लोगों के 4 ही अब हुए हैं। बिडू जस्ट अभी चौथा बना हुआ है, तो उसको हम ग्लोबल बोलते हैं। बाकी आपके कुछ जो है वो ऑगमेंटेशन सिस्टम भी होते हैं जो कि आपके बेसिकली एरोप्लेन वगैरह जो है वो यूज करते हैं। तो इंडिया का जो है वो एक गगन है, उसके बाद में नैवस्टार, जीपीएस, ग्लोनास पोजीशन वगैरह ये सब आपके ऐसे कुछ कुछ जो वो ऑगमेंटेशन सर्विसेज सिर्फ एरोप्लेन सर्विसेज के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये अपने अभी ज्यादा कोई डिटेल के काम का नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो अभी रिसेंट न्यूज क्या है, ओके, तो अब बिडू को अगर आप डायरेक्टली ऐसे समझने जाओ तो आपको नहीं समझेगा, लेकिन बिडू ने क्या किया है, मतलब चाइना ने क्या किया है, उन्होंने पहले अपना BDS-1 लॉन्च किया था। जैसे आज हम लोगों ने अपना IRNSS-1 जो है वो लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम लोग एक लगभग इंडिया और इंडिया के बियॉन्ड लगभग 1500 किलोमीटर तक का जो दायरा है वो उतने लेवल पे हम लोग जो है वो बेसिकली जो भी ग्लोबल पोजीशनिंग की अपने को रिक्वायरमेंट है वो हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। चाइना ने भी ऐसा ही बनाया था। तो पहले BDS आया, उसके बाद में इनका BDS-2 आया। तो BDS-2 में इन लोग एशिया पैसिफिक तक दे रहे थे, और अब BDS-3 उनका लॉन्च हो चुका है और एकदम अच्छे से काम कर रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है उनको सर्विसेज दे रहा है। ओके, सबको बिडू की इंफॉर्मेशन अगर क्लियर हुई है तो जल्दी से सब लोग चैट बॉक्स में टाइप करो बिडू फास्ट। चलो अब इसी से लगते अपने को नाविक भी जो है वो समझ के लेना होगा कि नाविक क्या है। तो नाविक पे यूपीएससी ऑलरेडी 2018 में क्वेश्चन पूछ चुकी है, और उन्होंने पूछते समय में क्या किया, एक्चुअली उन्होंने लगभग जो है इसका आपका पूरा कवरेज जो है वो आपको लगभग कुछ इंडिया का 3000 और कुछ एक लगभग 5000 किलोमीटर का पूरा ये जो दायरा है उसको हम लोग 5000 किलोमीटर का दायरा बोलते हैं हम लोग। तो यूपीएससी ने पूछते समय क्या पूछा कि इंडिया के बॉर्डर के बियॉन्ड 5000 किलोमीटर जो है वो आपको दायरा जो है वो आपका सपोर्ट होगा। तो आंसर इज नहीं, आपका इंडिया को इंक्लूड करके 5000 है, तो ये आपका लगभग 1500 किलोमीटर जो है वो इंडिया के बॉर्डर के बियॉन्ड आपको रेंज मिलता है। तो अब IRNSS को समझते हैं। तो इंडियन सिस्टम ने बोला यार अपने को बहुत सारे सैटेलाइट जो है वो अगर मैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रखूं, बिकॉज ये सब जो है आपके जितने भी आप लोग देख रहे हो ये सब आपके मियो में रखे हुए हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रखे हुए हैं। तो मियो में रखोगे तो आपको क्या रखेगा, सैटेलाइट आपको और ज्यादा रिक्वायर्ड होंगी। इंडिया ने बोला यार इतने ज्यादा नहीं रखते हैं, हम एक दिमाग लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे भले ही ये आपका नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, यूजुअली नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो वो कहाँ पे होता है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो आपका मियो में होता है, लेकिन हमने उसको जियो में और जीएसओ में रखा हुआ है बेसिकली। ओके, कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हमने 3 सैटेलाइट रखे हुए हैं और 4 सैटेलाइट हम लोगों ने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखे हैं। यही एक्सेप्शन है। सबको ये एक्सेप्शन क्लियर हुआ है तो चैट बॉक्स में लिखो 3 and 4। एंड आई होप जियो स्टेशनरी एज वेल एज जियो सिंक्रोनस आप सबको पता है। तो ऐसे 7 जो है हमारे सैटेलाइट सिस्टम है। ये सब जो है वो अगेन आपका स्टार सेंसर, प्रोपेलेंट टैंक, सोलर पैनल, लिक्विड एपोगी मोटर वगैरह ये सब आपके इसमें काम कर रहे हैं, और ये आपका काम कर रहा है। अभी ये न्यूज में भी था नवंबर 2020 में। क्यों? क्योंकि आपका वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम जो है
तो ये एक वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी उन्होंने उन्होंने बोला, वर्चुअली जो समिट वगैरह हुआ था तो उसमें उन्होंने बोला कि अभी से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपकी मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी वगैरह ने बोला कि हम लोग आगे से IRNSS के सिस्टम को भी यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हम लोग हमारी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो दिखा रहे हैं कि भाई हम लोग जो वो कितने पावरफुल अब बन चुके हैं। समझ रहे हो? ठीक है, ये दिस शोज अपना आत्मनिर्भर भारत और ये सब बातें जो है अपनी, तो वो वाली बात है। और दूसरी बात, अगर इसको आप लोग कल चाहते हो कि एक ग्लोबल सिस्टम बने जिसको बाकी लोग भी यूटिलाइज करें, जैसे आज हम लोग GPS यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने को स्टैंडर्ड्स जो है वो चाहिए। तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बॉडी जो कि आपके प्रोटोकॉल वगैरह डिसाइड करती है, 3GPP नाम है, ये बॉडी मल्टीपल टाइम्स आपकी आते रहेगी आगे भी। तो ये 3GPP नाम की जो बॉडी है उसने बेसिकली प्रोटोकॉल जो बनाए हुए थे और उन्होंने इंडिया के नाविक सिस्टम को भी अप्रूव किया था सितंबर 2019 में। तो इसके कंटेक्स्ट में ये वाली चीजें जो वो आपके न्यूज में चल रही है। ओके, तो IRNSS क्या है? तो IRNSS का मैंने आपको जैसे कि बताया कि आपके तीन जो है वो आपके जियो स्टेशनरी है और 4 जो है वो आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आप लोगों ने रखे हुए हैं। तो ये सैटेलाइट ऐसे कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है और लगभग इंडिया के ये वाले पूरे रीजन में, तो इंडिया के बॉर्डर के बियॉन्ड 1500 किलोमीटर तक का अपने को बेसिकली ये जो है वो रेंज दे रहा है। तो कवर्स इंडिया अप टू द 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। ठीक है, और यहाँ पे आपकी अलग अलग सर्विसेज आपको देंगी। तो कौन कौन सी 2 टाइप की सर्विसेज देती है? एक स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज जो कि आप लोग जो जनरल पब्लिक यूज कर पाएगी। तो कल जो है आपके मोबाइल IRNSS सपोर्टेड, मतलब नाविक सपोर्टेड भी आपके बनेंगे। जब बनते समय में बनेंगे, अगर ये सर्विसेज सारी अपनी बना दी गई तो अपने IRNSS सपोर्टेड भी आपके बन जाएंगे। और कुछ जो है वो रेस्ट्रिक्टेड सर्विस जो कि एनक्रिप्टेड सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री यूजर्स के लिए भी होंगे। तो वो आपका दोनों भी टाइप की सर्विसेज आपकी होंगी। 1500 किलोमीटर बियॉन्ड द अपना सब कॉन्टिनेंट यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में, लेकिन हम लोग रीजनल है अभी भी। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रिलायबल पोजीशन नेविगेशन टाइम सर्विसेज। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हम लोगों ने रखे हैं, इसरो ने इस सिस्टम को बनाया हुआ है और इसके एप्लीकेशन टेरेस्ट्रियल, एरियल, मराइन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन, प्रिसाइज टाइमिंग, मैपिंग, जियोडिक डेटा, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन, इन सब चीजों में IRNSS का जो है वो एप्लीकेशन आप लोगों का होने वाला है। ओके, IRNSS के एक्चुअली हम लोगों ने 7 सैटेलाइट लॉन्च किए हुए थे, लेकिन ये देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, कैन यू रीड दिस कि IRNSS 1A जो था उसको अपने को रिप्लेस क्यों करना पड़ा? एनीबडी कैन यू सी दिस? यस, बिकॉज द एटॉमिक क्लॉक जो वो फेल हो गई। और मुझे बताओ, अगर एटॉमिक क्लॉक फेल हो जाती है तो आपका नेविगेशन सैटेलाइट काम करने वाला है क्या? मतलब फिर आप लोगों का प्रिसाइजली वो काम करने वाला है क्या? आंसर इज क्लियरली नो। इसलिए फिर बाद में हम लोग जो वो लॉन्च करते रहे, मतलब आपकी IRNSS 1B गया, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, और इसकी रिप्लेसमेंट जो वो 1H लेके जा रहा था, किसकी? 1A की रिप्लेसमेंट 1H लेके जा रहा था। लेकिन इसका लॉन्च जो वो फेल हुआ। और फेल कहां पे हुआ? जब ये आपका पेलोड जब आपका जा रहा था तो इसके हीट शील्ड जो है वो आपके एक्चुअली डिफेक्टिव थे। और इसलिए हीट शील्ड अगर डिफेक्टिव होंगे तो आपको याद है मैंने आपको मीजोस्फीयर बताया हुआ था, मीजोस्फीयर में क्या हो जाएगा? मीजोस्फीयर में तुम खत्म। और सैटेलाइट ये मीजोस्फीयर में पूरी पूरी फेल हो गई, ब्लास्ट हो गई थी। तो ये हम लोगों ने जो मिशन लॉन्च किया हुआ था, तो वन ऑफ द फेलियर मिशन था अपना 31 अगस्त 2017 का। ओके, बट उसके बाद में आप लोगों ने फिर क्या किया, उसकी भी रिप्लेसमेंट अपने 1I के फॉर्म में जो भेज दी है। और अब हमारे 7 सैटेलाइट जो वो काम कर रहे हैं और आगे 1J जो है वो प्लान्ड है। कभी ना कभी आप लोग सुनोगे कि इतना इंक्लाइंड वगैरह जो है वो हम लोग भेज रहे हैं, क्योंकि अब क्या होगा कि जैसे चाइना ने किया था कि पहले क्या किया, BDS-1 जो है वो लेके आए। तो BDS-1 से उन्होंने सिर्फ चाइना को ऑपरेट किया, BDS-2 से पूरा एशिया पैसिफिक, और उसके बाद में BDS-3 जैसे ही आया आपका, तो BDS-3 से इन लोगों ने पूरे पूरे वर्ल्ड को कवर किया। वैसे ही हम लोग भी क्या करेंगे कि पहले अभी IRNSS 1 को एक्टिवेट करवाते हैं, ये अच्छे से चलेगा। उसके बाद में 2 यहाँ पे अपना थोड़ा सा पूरा इंडियन ओशियन रीजन पे अपने को सपोर्ट देगा और बाद में पूरा अपना भी ग्लोबल नेविगेशन सर्विस सिस्टम जो बन जाएगा। ओके, तो हम लोग भी फेज में जाने वाले हैं। आई होप सबको IRNSS और बिडू और ये सारे जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स है वो क्लियर हुए हैं। यस एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट जो अपने को समझना है वो है कि अभी क्या हुआ है, तो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम बन गया है। तो इंडिया इज नाउ 4th कंट्री जिसका ये सिस्टम जो है वो IMO द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और मैरीटाइम, मतलब जो भी आपके ट्रांसमिशन वगैरह हो रहा है उसके कम्युनिकेशन में यूज किया जाएगा।
यूएसए, रशिया और चाइना अभी तक 3 कंट्रीज है जिनको ये रिकॉग्निशन मालूम मिला हुआ है। अब हम लोग भी बन चुके, तो इसका सिग्निफिकेंस ज़रूर है कि आईएमओ हैज़ एक्सेप्टेड द आईआरएनएसएस एज़ द अल्टरनेटिव नेविगेशन मॉड्यूल इन इंडियन वाटर्स। और अब नाउ ऑल द मर्चेंट वेसल आर ऑथराइज्ड, इवन स्मॉल फिशिंग वेसल जो वो इन लोग जो है यूज करेंगे अपना सिस्टम। इट कैन नाउ रिप्लेस द जीपीएस, ओके, अप टू द 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडियन बाउंड्रीज। और ये आत्मनिर्भर भारत का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि पहले हम लोग नाविक वाविक जो है वो थोड़ा नहीं बनाने वाले थे, लेकिन हम लोग जो है वो जीपीएस पे रिलाय करने वाले थे, लेकिन यूएसए जो है वो उसके ऊपर में पूरा आप लोग रिलाय नहीं कर सकते हो। आपको आत्मनिर्भर तो बनना ही पड़ेगा, आत्मनिर्भर भारत तो आपको बनाना ही पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि कारगिल वॉर में ऐसा हुआ था, ओके, कारगिल वॉर में ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपनी जीपीएस सिस्टम जो है वो तुमको यूज करने से मना किया था। समझो कल को क्या होता है, अपना युद्ध जो है मे बी यूएस या यूएस के एलाय के साथ में, या समझो कल को चाइना के साथ में भी अगर अपना युद्ध जो है होता है और उन्होंने अगर जीपीएस का मैनिपुलेशन कर दिया, तो हमारी सैटेलाइट, क्योंकि जो भी हम लोग मिसाइल वगैरह लॉन्च करते हैं तो आजकल वो सारी के सारे जीपीएस एडेड होती हैं। ओके, जीपीएस एडेड मतलब क्या है कि उनका नेविगेशन जो है वो हम लोग खुद जीपीएस से ही कंट्रोल करते हैं। तो जीपीएस अगर समझो आपको मैनिपुलेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से जाने के बजाय तुम्हारे दिल्ली पे ही जाके गिर जाएगी। तो इसलिए अब हमने क्या किया है, खुद का ही बोला कि नाविक सिस्टम हम बनाएंगे। और जब इन मिसाइल्स को जो सिस्टम यूज करना है नेविगेशन के लिए, उन लोग अपना सिस्टम यूज करेंगे। इनफैक्ट अपना जो सिस्टम बनाया हुआ है वो बहुत ज्यादा जीपीएस से प्रिसाइज भी है। अभी भी आप लोग जब अपना गूगल मैप से, ओके, आप लोग समझो व्हाट्सएप पे या कहीं पे लोकेशन भेजते हो, उसमें फिर भी 100 मीटर 200 मीटर का आपका एरर होता है, बराबर है ना? यहाँ पे आपका आना होता है लेकिन आपको दिखा रहा है यहाँ पे होता है। तो बोले ये भी हम लोग जो है वो एरर और हम लोग जो वो कम कर पाएंगे। ये फायदा है आपका नाविक का। आई होप सबको नाविक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया है एवरीवन। तो से इन द चैट, इन द कमेंट बॉक्स, नाविक फास्ट, नाविक लिखो सब लोग। गुड। तो अब अगली जो सिस्टम अपने को समझ के लेनी है वो है गगन। और ये गगन क्या है, ठीक है? तो गगन जो है वो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आपके ऐसे ही इसरो ने और आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, क्योंकि देखो आपका सपोज प्लेन जो है वो उड़ते उड़ते जा रहा है, लेकिन प्लेन जो है आपको पता है कि उसको कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करना पड़ता है, अपनी लोकेशन बतानी पड़ती है, क्योंकि इतना बड़ा वर्ल्ड है, कहीं यहाँ वहां गिर गया तो कहाँ ढूंढते बैठोगे तुम उसको? तो आपकी लास्ट लोकेशन वगैरह तो पता तो होनी चाहिए ना। तो इंडियन सिस्टम में जब वो आता है तो इस सिस्टम में उनकी जो नेविगेशन सिस्टम है और ऑगमेंटेड सर्विसेज जो उनको मिलते हैं उसको हम बोलते हैं गगन। ओके, ऐसा ही जब यूएस के एरियाज में आप जाओगे तो वास बोलते हैं उसको, यहाँ पे आपका साक्सा बोलते हैं, इधर में इग्नोस है, एएफआई है, एसडीसीएम है, एमएएसएस है। और ऐसे जो है वो आपका सारे के सारे एरियाज में ये आपका कवरेज जो है आपको मिलता है। तो ये गगन हम लोगों ने बहुत पुराना बनाया था। आप बोलोगे सर इतना पुराना है तो आप लोग अभी क्यों सिखा रहे हो हमको? क्योंकि इससे रिलेटेड एक चीज अपने को सीखनी है। तो system utilizes the satellite based wide area augmentation service technology which has been developed by the Raytheon। और ये सब जो है वो आपका क्या होता है, बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, इन सब एरियाज में अब हमारी ऑगमेंटेशन सर्विसेज जो है वो खास करके जो एरोप्लेन है उनको बेसिकली मिलती है, जो कि हम लोगों ने 774 करोड़ में गगन को हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है। ओके, और ये सब आपके फ्लाइट एफिशिएंसी, फ्यूल सेविंग, शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। ओके, और 15 अर्थ बेस्ड स्टेशन जो है वो इनका ऑगमेंटेशन बेसिकली आपको करके देते हैं जीपीएस से। तो अब ये अपने को क्यों न्यूज में सीखना है? क्योंकि अभी रिसेंटली आपका एक जेमिनी नाम का, ठीक है, डिवाइस जो है वो बनाया गया था। रिसेंटली मतलब अक्टूबर 2019 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको लॉन्च किया हुआ था। अब ये क्या है जेमिनी नाम का डिवाइस? तो होता क्या है कि आपके फार्मर्स जो है वो क्या होता है, सॉरी आपके जो फिशरमैन जो है वो क्या होता है कि आपके इन वाटर्स में तो आपके घूम ही रहे हैं, लेकिन मुझे बताओ इनके पास में क्या है? मोबाइल ज्यादा से ज्यादा इन लोग लेके जाते हैं, और मोबाइल का टावर का रेंज आपका यहाँ से हार्डली 10 किलोमीटर के बाद में आपको आने भी वाला है क्या? मोबाइल का रेंज जो है वो आपका 10 किलोमीटर के बाद में आने भी वाला है क्या? आंसर इज क्लियरली नो। और समझो और डीप वाटर्स में गए तो और तुमको रेंज जो है वो नहीं आने वाली। तो अब क्या इन लोग सैट फोन यूज करेंगे, सैटेलाइट फोन यूज करेंगे? तो वो भी बहुत महंगे हैं, तो वो भी आप यूज नहीं कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो तुम? तो इसके लिए जो हमारा ऑलरेडी जो गगन सिस्टम जो आपकी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है इस एरिया में,
तो उसी गगन ऑगमेंटेशन सर्विसेज को हम लोगों ने यूज करके एक जेमिनी नाम का जो है वो डिवाइस बनाया हुआ है। और ये जेमिनी डिवाइस जो है अब इनको क्या करना होगा, फिशरमैन को अपने बोट पे लेके बस जाना है और ये सब्सिडाइज्ड रेट पे इनको अवेलेबल होगा। और इन लोग जब जाएंगे तो इनको एक्चुअली अगर यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई सडनली जो है यहाँ से कोई सुनामी आ रही है या और कोई आ रही है चीज, या कहाँ पे आपको जाना है, तुम कहाँ लोकेटेड हो, ये सब और आपके एडवाइजरी सर्विसेज देने के लिए ये आपका जेमिनी सिस्टम हम लोगों ने डिवाइस किया हुआ है। सबको क्लियर? यस। तो ये देखो, ये ऐसा डिवाइस है आपका जो कि आपका क्या करेगा कि ये फिशिंग वेसल्स जो है आपके जितने भी ओके, तो उनको सैटेलाइट के थ्रू आप लोगों का बेसिकली जो भी वेदर इंफॉर्मेशन से लेके डिजास्टर से लेके फिशिंग जोन जो है वहां पे सब जगह पे भेजेंगे। यस आदेश, जेमिनी इज अ वन वे कम्युनिकेशन डिवाइस। हम लोग उस पर बात करेंगे, कोई प्राइवेट मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, आप लोग पब्लिकली भेजो, कोई इशू नहीं है। तो इसमें पोटेंशियल फिशिंग जोन भी आपको बताएंगे और ओशन फोरकास्ट सर्विसेज जो वो भी आपकी होंगी। तो फिशिंग जोन में भी आपको इन्फॉर्मेशन हम लोग देते रहेंगे। सो देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर डिसमिनेटिंग द एडवाइजरीज एंड फोरकास्ट फिशरमैन when the move when to move away okay from the coast beyond 10 to 12 किलोमीटर, बिकॉज उसके आगे आपका मोबाइल सर्विसेज जो वो काम नहीं करते हैं। फिशरमैन गो समटाइम्स इवन बियॉन्ड द 300 नॉटिकल माइल्स। और उसके बाद में आप क्या करोगे, तो साइक्लोन ओखी के समय में ऐसे बहुत सारे जो फिशरमैन हैं बेचारे मारे गए थे। तो हमको नहीं चाहिए कि आगे ऐसी चीजें जो रिपीट हो, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि द डिवाइस इज डेवलप्ड ओके फॉर द इमरजेंसी इंफॉर्मेशन फॉर ओशन स्टेट्स फोरकास्ट, और उसके बाद में आपका पोटेंशियल फिशिंग जोन भी। तो इसमें आपको पोटेंशियल फिशिंग जोन भी बताते रहेंगे कि भाई ये है, आपको जाना है तो जाओ। और दूसरी बात, आपका ओशन का क्या स्टेटस है वो भी आपको जो है वो फोरकास्ट किया जाएगा। तो इनकोइस मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसने इन कोलैबोरेशन विद एएआई जिसका गगन है, तो उसको यूज करके आपका गगन सिस्टम को यूज करके जेमिनी नाम का डिवाइस बनाया है। और जैसा आदेश ने पूछा कि इज इट अ वन वे कम्युनिकेशन डिवाइस, यस इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन डिवाइस, कि आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो उधर से आएगी, आप वापस से रिप्लाई नहीं कर सकते हो। तो वही आपका थोड़ा सा नुकसान भी है एंड थोड़ा सा रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, अराउंड 9000 उसकी पर कॉस्ट जो है वो आपकी आती है। तो सब्सिडीज पे दे रहे हैं, बट फिर भी ये वाला जो है वो चीजें हैं। बाकी एक पोर्टेबल रिसीवर होता है जो कि आप लोग रख सकते हो इसमें ओके। और ऐसा दिखता है, ये देखो ऐसा जेमिनी आपका डिवाइस दिखेगा। ठीक है, आई होप सबको जेमिनी जो है वो क्लियर हो गया है। यस ओके गाइस, तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट अपने सैटेलाइट सिस्टम की तरफ में बढ़ते हैं, जो कि है आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। एंड गाइस ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, तो मुझे बताओ आप कहां पे रखोगे इनको, कौन से रीजन में रखोगे? लियो में, बराबर है, तो लियो में आप रखोगे। अब इसमें भी अगेन आपके दो टाइप के जो है वो आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं। देखो इसका नाम ही है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो रिमोट सेंसिंग अगर इसका नाम है तो इसका काम भी क्या होगा कि भाई रिसोर्सेस, लैंड एंड वाटर के रिसोर्सेस पे ध्यान दो। कार्टोग्राफी, मतलब आप लोगों का कार्टोग्राफी क्या होता है कि कितना ऊपर है कितना नीचे है उसका सब रेंज जो है वो निकाल के रखो, तो कार्टोग्राफी करो। ओशन एंड एटमॉस्फेयर की इंफॉर्मेशन निकाल के दो। ये सब काम जो है वो करने का इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का ही बेसिकली काम है। ये भी आपकी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी है? एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव सैटेलाइट, पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और दूसरी होती है वो है एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो पैसिव जो होती है वो अपनी खुद की लाइट जो है वो यूज नहीं करती है, रादर सनलाइट का ही जो है वो पार्ट यूज करती है और उधर से सेंस करती है डेटा को। ठीक है, तो ये सनलाइट का जो भी पार्ट यहाँ पे गिर रहा है, तो सनलाइट से इल्यूमिनेट हुआ है, उसके आगे इसको ही सीधा यहाँ पे रिसीव करेगा और इधर से उसको ग्राउंड स्टेशन पे भेजेगा। लेकिन जो एक्टिव होती है वो क्या करती है, वो अपनी खुद की ही जो कम्युनिकेशन आपकी जो फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भेजनी है वो भेजती है और उससे इनको ट्रैक करके वापस से रिसीव करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव सैटेलाइट। ठीक है, सबको एक्टिव एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बीच में फर्क समझ में आ गया एवरीवन? ओके, बाकी सीधी सी बात है, इनका काम क्या होगा भाई, तुम ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिमोट सेंसिंग करो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नॉर्मली यूज्ड एज एन इंफॉर्मेशन करियर फॉर द रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंस करो, ऑब्जर्विंग मेजरिंग इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरनमेंट, या फिर आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन वगैरह करो,
द आउटपुट ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम इज यूजुअली इमेज रिप्रेजेंटेशन सीन बीइंग ऑब्जर्व। उसके बाद में द डेटा फ्रॉम द सैटेलाइट आर यूज फॉर सेवरल एप्लीकेशन, जैसे कि एग्रीकल्चर है, वाटर है, अर्बन प्लानिंग है, रूरल डेवलपमेंट है, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग है, एनवायरमेंट है, फॉरेस्ट्री है, ओशन रिसोर्सेस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। इन सब चीजों के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो इंडिया के कौन कौन से है, अलग अलग नाम है इनके। देखो आप लोग IRS सुनोगे, मतलब अगली बार सुनो ना, IRS सिस्टम लॉन्च किया था, IRS दिस लॉन्च किया, तो याद रखना इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का ये वाला सीरीज में से कोई तो लॉन्च किया होगा। कार्टोसैट, ओशन सैट, रिसैट, ये सब सैटेलाइट आपके रिसोर्स के सैटेलाइट है। बाकी ऐसे भास्कर सैटेलाइट, मेगा ट्रॉपिक सैटेलाइट, या फिर आपके आर्गोज, अल्टिका, ये सब जो सैटेलाइट सिस्टम है ये सब आपके रिमोट सेंसिंग के ही सैटेलाइट्स हैं। ठीक है। सेकेंड लास्ट टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स। ठीक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट्स अब क्या होते हैं? तो स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट जो होंगे उसमें नाम से ही आपको पता है कि इसका काम है एक्सप्लोर करना। ओके, तो चाहे एस्ट्रोसैट हो या फिर आप लोगों का चंद्रयान 1, मंगलयान वगैरह, ये सब जो है वो स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे। ये कहीं अपने यहाँ पे रोटेट वोटेट नहीं होंगे। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान, तो एक्चुअली इनको कभी कभी स्पेस प्रोब भी हम लोग बोलते हैं। तो प्रॉपरली अगर इसको बोलना ही है तो हम लोग स्पेस प्रोब बोलते हैं। लेकिन इनको भी अपने को लॉन्च वॉन्च जो है वो करना पड़ता है, और अपने को जो भी जहाँ जिस भी फिनोमिनन को ऑब्जर्व करना है उसको इन लोग ऑब्जर्व करके बेसिकली अपने को भेजते रहते हैं। ठीक है। अभी इसी के कंटेक्स्ट में आपकी बेसिक न्यूज क्या थी, तो ऐसा ही स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट आपकी रिसेंटली स्पेसएक्स ने आपका भेजा था। तो ये देखो अगस्त में उस समय में यूएस जो बहुत ज्यादा कूद रहा था और नाच रहा था। क्यों? क्योंकि May 30 को इनके सॉइल से आफ्टर ऑलमोस्ट 45 ईयर्स, मतलब 1975 में इन्होंने लास्ट किसी एस्ट्रोनॉट को नासा ने भेजा होगा। अब तक जो भी तुमको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह के लिए जो भेजने थे तो रशिया वगैरह से इन लोग भेजते थे। आप बोलोगे सर नासा के पास में कैपेबिलिटी नहीं है इसलिए करते हैं क्या? आंसर इज नहीं, नासा के पास में कैपेबिलिटीज वगैरह सब कुछ है, लेकिन इन लोग ऐसा क्यों कर रहे थे उसका रीजन जो है वो सिंपल ये है कि उनको कॉस्ट इफेक्टिव वो पड़ता था, क्योंकि रशियन सैटेलाइट सिस्टम जो काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन अब उसको भी बीट डाउन करने के लिए तुम्हारी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो आ चुकी है उसका नाम है स्पेसएक्स। मेरी फेवरेट, तुम्हारी फेवरेट, सबकी फेवरेट वो है स्पेसएक्स। ओके, तो स्पेसएक्स ने क्या किया, नासा के दो जो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं तो उनको स्पेसएक्स ड्रैगन क्रू से एंडेवर नाम का जो मिशन था, ओके, एंडेवर नाम का जो कैप्सूल था उसमें से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहले May 30 को इन्होंने भेजा, और उसके बाद में इनको सक्सेसफुली अगस्त 2020 में वापस से स्पेस स्टेशन से रिटर्न भी लेके आए। तो दिस वाज द फर्स्ट स्प्लैश डाउन बाय द यूएसए इन लास्ट 45 इयर्स। जो लास्ट हुआ भी था तो 1975 में हुआ था। उसके बाद में तो आपका जो भी चल रहा है वो खुद ही, मतलब यूएस जो वो या तो रशियन सैटेलाइट वगैरह यूज कर रहा था या और किसी और सिस्टम व्हीकल को इन लोग यूज कर रहे थे। तो आई होप सबको ये स्पेसएक्स का कैप्सूल जो है वो समझ में आ गया है, और ये स्पेस एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट का ही वन ऑफ द पार्ट था। एवरीवन ओके, नाउ लास्ट बट आगे जो है, लास्ट नहीं लेकिन ऐसे ही एस्ट्रोसैट आपका न्यूज में है। ठीक है, तो एस्ट्रोसैट जो है वो आपका न्यूज में क्यों चल रहा है? अगस्त 2020 में भी न्यूज में था, बिकॉज हम लोगों ने एक AUD FS01, ओके, तो ये वाला जो अर्लीस्ट गैलेक्सी जो है उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। तो पहली बात तो ये एस्ट्रोसैट क्या है। ओके, तो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपके रीजन, आपकी जो वेवलेंथ जो होती है वो आपकी थोड़ी सी अलग अलग होती है। कौन कौन सी अलग अलग वेवलेंथ होती है? आपकी एक्सरे है, ये है, वो है। तो इन सब में एक्चुअली हम लोगों ने एक 2015 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 2015 में हम लोगों ने अपना एक स्पेस प्रोब जो है वो लॉन्च किया हुआ है। तो ये एक्चुअली अपने अर्थ के ही एटमॉस्फेयर में, अर्थ के ही सॉरी अपने आजू बाजू में रोटेट कर रहा है। तो अगर कोई फिनोमिनन आपको ऑब्जर्व करना है तो एक तो आप लोग अर्थ से कर सकते हो या फिर थोड़ा सा जाके स्पेस से ऑब्जर्व कर सकते हो। अर्थ से ऑब्जर्व करते तो क्या होता है, क्लाउड आ रहे हैं बीच में और कोई चीज आ रही है तो थोड़ा सा आपका जो डिस्टर्बेंस जो है वो आपका बढ़ते रहता है। लेकिन इसके दूसरा जो है वो क्या है कि आप लोग स्पेस में ही इस प्रोब को रखो और यहाँ से आपको जो भी ऑब्जर्व करना है करो और यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले लो। तो वैसा ही हम लोगों ने भी जो लॉन्च किया हुआ है उसका नाम है एस्ट्रोसैट। तो ये एस्ट्रोसैट में आपका एक्सरे टेलीस्कोप है, इसमें आप लोगों का स्कैनिंग स्काई मॉनिटरिंग है, इसमें आपका कैडमियम जिंक आपका इमेजर है, इसमें आपका एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर मैकेनिज्म है और अल्ट्रावायलेट इमेजिंग भी है। तो ये सब आपके ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने डाल के रखे हुए हैं एस्ट्रोसैट में, और ये एस्ट्रोसैट जो वो इन सब चीजों को देखते रहता है, ढूंढते रहता है और बनाते रहता है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस एस्ट्रोसैट? तो इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। तो ये हमारी स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, इसको हम टेलीस्कोप नहीं बोलते हैं।
Scientific satellite mission endeavors for more detailed understanding of our universe. Astrosat is designed to observe the universe in visible, ultraviolet एंड एनर्जी एक्सरे रीजन्स जो है उनको हम लोग उसमें ऑब्जर्व कर पाते हैं किसी भी डेटा को. एस्ट्रोसैट्स एम्स एट अंडरस्टैंडिंग हाई एनर्जी प्रोसेसेस सच एज बाइनरी स्टार, न्यूट्रॉन स्टार. ये सब क्या है, ब्लैक होल क्या है, अपने आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे. ऐसे ही अलग अलग जो गैलेक्सीज वगैरह है उनको भी ये स्टडी करने का काम करता है. तो अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली उसने एक अर्लीस्ट गैलेक्सी जो है उसको डिस्कवर किया था जिसका नाम है AUD FS01. तो आपका यूपीएससी क्या पूछेगा, रिसेंटली AUD FS01 जो वो न्यूज में था उसको नासा ने ढूंढा, उसको किसने ढूंढा, तो अपने को बताना है एस्ट्रोसैट ने ढूंढा. और इसी के पहले मार्च 2019 में भी इसने एक ग्लोबुलर क्लस्टर जो है, तो क्लस्टर क्या होता है, तो आपके थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ स्टार का मिलके एक आपका ऐसा ग्लोबुलर क्लस्टर जो बनता है. तो वो कैसे एक यूनिट की तरह से मूव हो रहा है, तो उसको एक्चुअली इसने ऑब्जर्व किया था मार्च 2019 में. तो इन सब कंटेक्स्ट में एस्ट्रोसैट आपका न्यूज में है. और आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं, एस्ट्रोसैट पे यूपीएससी पहले भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो पूछ चुकी है, तो एस्ट्रोसैट कभी पुराना अपने लिए नहीं होगा. ओके, आगे एक और जो न्यूज अपने को समझ के लेनी है वो है, अभी रिसेंटली 3 कंट्रीज ने मार्स पर अपने स्पेस प्रोब जो वो भेजे हुए थे. कौन कौन थे, तो जुलाई 2020 के ही महीने में. ओके, तो जब हम लोग अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन जब पढ़ेंगे उस समय में ये वाली न्यूज को और हम लोग डिटेल में देखेंगे. लेकिन सिंस हम लोग स्पेस प्रोब पे बात कर रहे हैं, स्पेस प्रोब के सैटेलाइट पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों को से भी बात कर लेते हैं कि द एमिरेट्स मार्स मिशन, मतलब होप नाम का ऑर्बिटर जो है वो उन्होंने लॉन्च किया है. अब देखो एकदम इन सब शब्दों का भी बहुत कमाल है. ठीक है, आपका एक चीज होता है जो कि होता है ऑर्बिटर. ओके, और दूसरी जो चीज होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक जो चीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटर. ओके, जो कि आपका क्या करता है कि किसी एक प्लैनेट के आजू बाजू में सिर्फ ऑर्बिटिंग का काम करेगा और उधर से आपकी इंफॉर्मेशन जो आपको लाके देते रहेगा. दूसरा जो होता है वो होता है लैंडर. ओके, तो लैंडर क्या होता है कि ये ऑर्बिटर के साथ में जाता तो है, लेकिन उसके बाद में इससे डिटैच होके ये इस पे जाके लैंड करता है. और लैंड के बाद में भी आपका एक तीसरी चीज जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं रोवर. और रोवर जो है वो क्या करता है, रोवर जो है जिस पर लैंड हुआ है, सपोज ये मार्स वार्स पे लैंड हुआ है, तो उस पे आगे आगे घूमते रहता है और घूम घूम के इंफॉर्मेशन जो तुम्हारी भेजते रहता है तुमको. सबको ये वाली चीज क्लियर हुई, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर. तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए. हमने मॉम जो भेजा हुआ है मार्स में, हम लोगों ने जो अपना मंगलयान जो भेजा है, इट इज मार्स ऑर्बिटर मिशन. ठीक है, और अभी जो एमिरेट्स ने जो भेजा है, मतलब यूएई ने जो भेजा हुआ है, वो भी आपका बेसिकली ऑर्बिटर मिशन है, मतलब एमिरेट्स मार्स मिशन होप ऑर्बिटर है. तियानवेन जो है, तो तियानवेन आपका चाइना ने उसी महीने में जुलाई में भेजा था. तो ये इनका हैनन आइलैंड से उन्होंने भेजा और यूएस के बाद में सक्सेसफुली लैंड किया ऑन द मार्स. मतलब क्या होगा, ये लैंडर है क्या, इसमें लैंडर इन्वॉल्व होगा क्या, यस और नो, इसमें आपका लैंडर इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, तो आंसर इज यस. बाकी ऐसे ही यूएस ने जो अपना रोवर भेजा है वो है परसीवरेंस रोवर. तो उसका तो मतलब आप लोगों का पहले भी क्यूरियोसिटी रोवर उसने भेजा हुआ था, अभी इसने परसीवरेंस रोवर को भी भेज दिया है. और ये सब जो है वो 3 मार्स मिशन अभी रिसेंटली आपके गए हुए थे. अपने को बताना है भाई, यूपीएससी पूछ रहे तियानवेन क्या है, या कहां भेजा है, या परसीवरेंस रोवर कहां भेजा है, या होप ऑर्बिटर कहां भेजा है, अपने को एक ही आंसर देना है, वो है आपका मार्स पे भेजा हुआ है. ठीक है, अब जो है अपने को एक लास्ट दो चीजें जो है वो स्टडी करनी है और उसके बाद में हम लोग रुक जाएंगे. वो है ड्रोन सैटेलाइट क्या होता है, इनको हम लोग कभी कभी सूडो सैटेलाइट भी बोलते हैं. तो हम लोग यूजुअली जो भी सैटेलाइट देखते हैं वो कहां पे है, एटलीस्ट 160 किलोमीटर के तो भी ऊपर है, लियो के तो ऊपर है ना, बराबर है, यस एवरीवन. लेकिन कुछ कुछ कंटेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये ड्रोन्स जो है इनसे भी हम लोग, ये आपके घूमते रहते हैं, या ऐसे बलून जो वो आपके घूमते रहते हैं, और इनसे आपको हाई स्पीड डेटा नेटवर्क जो चाहिए वो आपको मिल जाता है, और यहीं से आप लोग इनको घुमाते रहते हो, यहीं से आप लोग कम्युनिकेट करते रहते हो. ओके, तो उनको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऐसे ड्रोन सैटेलाइट्स. ओके, और ये ड्रोन सैटेलाइट जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में ही आपको मिलेंगे, इसलिए उनको हम लोग सूडो सैटेलाइट बोलते हैं. एटमॉस्फेयर में मतलब क्या, आपके 10 किलोमीटर के रेंज पे वगैरह आपको मिलेंगे. ये इनकी रेंज क्या है, यूजुअल सैटेलाइट की 160 किलोमीटर वगैरह है, लेकिन ये आपको एटमॉस्फेयर में ही मिल रहे हैं. इसलिए कभी कभी इनको एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट, या फिर आप लोग सूडो सैटेलाइट, या फिर ड्रोन सैटेलाइट, या फिर हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट भी हम लोग इनको बोलते हैं. ओके, सो they can stay over fixed point 20 kilometer above from earth weeks to month
They are aerial vehicles that operate like satellite but fly at altitude similar to standard aircraft. And application अगर अर्थ ऑब्जर्वेशन या आपको प्रोलॉन्ग रेजोल्यूशन चाहिए या एक स्पेसिफिक ब्लाइंड स्पॉट पे अगर आप लोगों को टेलीकम्युनिकेशन का अगर रेंज चाहिए तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और टाइप की सैटेलाइट होती है जिसको हम लोग नैनो सैटेलाइट बोलते हैं, और इंडिया के भी ऐसे नैनोसैट सीरीज है, इसरो नैनो सैटेलाइट सीरीज, ठीक है, तो हम लोग उसको INS बोलते हैं। अब ये नैनो सैटेलाइट सीरीज किस लिए है? इसकी साइज पता है आपको कितनी होती है? ये आपके शू बॉक्स के साइज का होता है, सिर्फ इतना सा जो आपका शू बॉक्स जो आता है उतनी ही छोटी सैटेलाइट होती है। और जो आपके छोटे मोटे यूनिवर्सिटी कोई रिसर्च कर रहा है या और कोई रिसर्च कर रहा है तो उन सब चीजों में ये आपकी नैनो सैटेलाइट जो काफी काम आती है, ठीक है। तो इसको नैनोसैट, क्यूबसैट ऐसा हम दोनों नाम से बेसिकली जानते हैं। तो क्यूबसैट, स्मॉल सैट, इन सब सैटेलाइट से बोलते हैं। तो क्या है, वो बोलते हैं कि यार इतना बड़ा हम लोग सैटेलाइट क्यों बनाए जब अपने को छोटा, क्योंकि आजकल मिनिचराइजेशन हो रहा है। आज ये जो है, पहले जब पूरा रूम जो है जितना बड़ा आपको सर्वर लगता था उतना आज सिर्फ एक मोबाइल में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ऐसा ही मिनिचराइजेशन सैटेलाइट में भी हो रहा है। तो जिन सैटेलाइट को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ओके, तो यू नो एवरीवेयर मिनिचराइजेशन इज हैपनिंग कन्वेंशनल सैटेलाइट को, और तुम लोग और सस्ता वगैरह करना चाहते हो तो उसमें गवर्नमेंट से लेके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक हर कोई जो फिर ये जो सैटेलाइट बनाता है उसको हम लोग नैनोसैट बोलते हैं। ओके, PSLV C-37 ने भी ऐसे मल्टीपल जो है INS-1B ये वो और इवन स्टूडेंट्स के सैटेलाइट वगैरह जो वो लॉन्च करते रहते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने पूरे के पूरे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स और टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स कवर किए हैं और उसके रिगार्ड में जो जो करंट अफेयर्स थे वो भी कवर किए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसरो से शुरुआत करेंगे और इसमें कैसे कैसे जो है वो PSLV, GSLV लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं, हमने क्या क्या लॉन्च किया है, कैसे लॉन्च किया, किसकी क्या कैपेसिटीज है, वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। आई होप आप सभी को ये वाली चीजें जो अच्छे से समझ में आई हैं। अगर समझ में आई है तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, ओके। और बाकी आप लोग मुझे इसी सीरीज के लिए अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइज, विल स्टॉप हियर।